20 जुलाई 1969। यह दिन पूरे मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक था, क्योंकि इस दिन पहली बार किसी इंसान ने पृथ्वी से परे किसी दूसरे सोलर बॉडी यानी चांद पर अपना पहला कदम रखा था। पर अपोलो मिशन की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि मून पर उतरने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने कई सैकड़ों किलोग्राम लूनर रॉक और डस्ट के सैंपल पृथ्वी पर वापस लाए थे, जिनका अध्ययन वैज्ञानिक पिछले 50 सालों से कर रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिकों को हमारे सूरज के सोलर विंड, कॉमेट के टेल के पार्टिकल्स और एस्टेरॉइड के सैंपल को धरती पर लाकर उनका अध्ययन करने का मौका मिला है। पर वैज्ञानिकों को अभी तक मानवों के अगले बसेरे और शायद हमारे अगले घर यानी मंगल ग्रह के सैंपल्स का पृथ्वी पर अध्ययन करने का मौका नहीं मिला है। हालांकि मंगल ग्रह पर भेजे गए कुछ रोवर्स चलते फिरते लेबोरेटरी हैं जो कि उनके सरफेस, रॉक्स और सॉइल का अध्ययन कर रहे हैं। पर ये रोवर इतने एडवांस नहीं है, जिसकी वजह से अगर इंसानों को मंगल ग्रह को अच्छे से जानना है, मंगल ग्रह पर सच में मानव बस्ती बसानी है, तो उन्हें मंगल ग्रह के सरफेस के सैंपल्स का करीबी से अध्ययन करना होगा, ताकि हम जान सके कि मंगल ग्रह के सरफेस में किस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स मौजूद है और क्या इनमें किसी तरह की फसल उगाई जा सकती है या नहीं। पर इतने सालों के मार्स एक्सप्लोरेशन के बाद भी वैज्ञानिकों को मार्स सैंपल्स हासिल करने में सफलता नहीं मिली है। पर आने वाले कुछ सालों में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी साथ मिलकर एक ऐसे स्पेस मिशन पर काम कर रहे हैं जो कि मंगल ग्रह पर लैंड कर पहली बार वहां से उसके सॉइल के सैंपल्स धरती पर वापस लाएगा। इस मिशन को मार्स सैंपल रिटर्न मिशन नाम दिया गया है, जो कि आने वाले कुछ सालों में हकीकत बनने जा रहा है। पर आखिर यह मिशन क्या है और कैसे इसके जरिए हम पहली बार मंगल ग्रह के सैंपल्स धरती पर ला सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा कई चरणों में किया जाता है। इसके सबसे पहले स्टेज में फ्लाई बाय मिशंस को अंजाम दिया जाता है। फ्लाई बाय मिशंस के अंतर्गत स्पेसक्राफ्ट किसी अन्य ग्रह या स्पेस बॉडी के करीब से होकर गुजरते हैं। इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट इस स्पेस बॉडी की कई तस्वीरें और डेटा इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के लिए वॉयेजर मिशन के ग्रांड टूर के अंतर्गत कई ग्रहों के फ्लाई बाय मिशंस को अंजाम दिया गया था। वहीं प्लूटो ने भी 2015 में ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो के फ्लाई बाय मिशंस को अंजाम दिया था। इस दौरान इन मिशनों ने इन स्पेस बॉडीज़ की कई तस्वीरें और डेटा इकट्ठा किए, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों को इन ग्रहों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ और काफ़ी कुछ जानने को मिला था। जिसके बाद आता है दूसरा स्टेज। इस स्टेज में हम इस स्पेस बॉडी में एक ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, जो कि स्पेस बॉडी के ऑर्बिट में रहकर कई सालों तक उसके एटमॉस्फेयर और सरफेस का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए सैटर्न प्लेनेट पर भेजा गया कैसिनी स्पेसक्राफ्ट करीब 13 सालों तक प्लेनेट के ऑर्बिट में रहा। इस दौरान इसने इस ग्रह की कई तस्वीरें ली और उसके रिंग्स और मून्स का काफ़ी करीबी से अध्ययन किया था। वहीं प्रेजेंट समय में जूनो मिशन जुपिटर प्लेनेट के ऑर्बिट में मौजूद रहकर उसके सरफेस, कंपोजिशन, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड का काफ़ी करीबी से अध्ययन कर रहा है। जिसके बाद आता है तीसरा स्टेज। इस स्टेज में हम उस स्पेस बॉडी पर लैंडर और रोवर भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्स प्लेनेट, जिस पर हमने स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी जैसे रोवर भेजे हैं। इन रोवर्स ने मंगल ग्रह की सरफेस की कई तस्वीरें ली और साथ ही उसके सरफेस और रॉक सैंपल्स का अध्ययन किया, जिसमें उन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और प्री हिस्टोरिक वाटर के कई सबूत मिले। वहीं 2005 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हाइगन प्रोब सफलतापूर्वक सैटर्न प्लेनेट के मून टाइटन पर लैंड हुआ। टाइटन के सरफेस पर लैंड होने के करीब 2 घंटे तक यह प्रोब काम करता रहा, जिस दौरान इसने इसके एटमॉस्फेयर, हाइड्रोकार्बन लैक्स और सरफेस के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी वैज्ञानिकों को भेजी। इसके बाद आता है चौथा स्टेज। इस स्टेज में सैंपल रिटर्न मिशंस को अंजाम दिया जाता है। अभी तक के स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में केवल कुछ सैंपल रिटर्न मिशंस को ही अंजाम दिया गया है। अगर हम नासा के अपोलो मिशन को छोड़ दें, तो किसी दूसरे सोलर बॉडी के सैंपल को धरती पर लाने वाला पहला मिशन सोवियत यूनियन का लूना मिशन था। 1970 में लूना 16 ने करीब 101 ग्राम लूनर सैंपल को धरती पर लाया था। जिसके बाद लूना 20 और लूना 24 ने मून के अलग अलग जगहों से कई और सैंपल्स को इकट्ठा कर पृथ्वी पर लाया था। हालांकि इनके लूनर सैंपल्स की क्वांटिटी अपोलो मिशन के 100 किलोग्राम के सैंपल के सामने काफ़ी कम थी। पर ये सभी सैंपल्स मून की अलग अलग जगहों से इकट्ठा किए गए थे, जिन सभी का अध्ययन कर हम मून के ओवरऑल सरफेस का काफ़ी अच्छे तरीके से अनुमान लगा सके। इसके बाद अगला सैंपल रिटर्न मिशन नासा का जेनेसिस मिशन था। इसे 2001 में हमारे सूरज के सोलर विंड को इकट्ठा करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो कि 2004 में सोलर पार्टिकल्स के सैंपल्स के साथ हमारे धरती पर लैंड हुआ। इसके बाद आया नासा का स्टारडस्ट मिशन, जो कि 2004 में वाइल्ड 2 नाम के कॉमेट के टेल के पीछे उड़ा
और उसने पहली बार किसी कोमेट के टेल से निकलने वाले पार्टिकल्स के सैंपल को इकट्ठा किया। इसका सैंपल से भरा हुआ कैप्सूल करीब 2 साल बाद सफलतापूर्वक धरती पर लैंड हुआ। पिछला सैंपल रिटर्न मिशन जापानीज स्पेस एजेंसी का हायाबुसा मिशन था। यह मिशन 2005 में इटोकावा नाम के एस्टेरॉयड पर लैंड हुआ, जिस दौरान इसने इसके सरफेस के सैंपल को इकट्ठा किया और लंबी यात्रा करने के बाद 2010 में इसका सैंपल से भरा हुआ विशेष कैप्सूल धरती पर लैंड हुआ। अब बात करें मार्स सैंपल रिटर्न मिशन की, तो हम मंगल ग्रह पर रोवर और लैंडर भेजकर 3 स्टेज मिशन को अंजाम दे चुके हैं और हम मंगल ग्रह पर 4थे स्टेज मिशन यानी कि सैंपल रिटर्न मिशन को अंजाम देने पर विचार कर रहे हैं। 2001 में सबसे पहले मंगल ग्रह पर एक विशेष सैंपल रिटर्न मिशन भेजने पर विचार किया गया था, जो 2007 में धरती से रवाना होगा और 2010 में मंगल ग्रह के सैंपल्स के साथ धरती पर वापस आएगा। पर यह मिशन कभी भी रियलिटी नहीं बन पाया और उसे ड्रॉप कर दिया गया। पर 2009 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक जॉइंट मिशन के अंतर्गत फिर से मार्स सैंपल रिटर्न मिशन पर काम करना शुरू किया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESO साथ मिलकर ऐसे रोवर्स और लैंडर्स और ऑर्बिटर्स का निर्माण कर रहे हैं, जो कि पहली बार मार्स सैंपल्स को कलेक्ट कर उसे धरती पर लाएंगे। इस बेहद ही विशेष मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को मुख्य रूप से 4 अलग अलग स्टेजेस में किया जाएगा। इसके सबसे पहले चरण में नासा का मार्स 2020 रोवर, जो कि काफ़ी हद तक क्यूरियोसिटी रोवर की तरह होगा, वह सबसे पहले मंगल ग्रह पर कुछ विशेष साइट्स के सरफेस में मौजूद सॉइल और रॉक के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, जो कि इसे कई अलग अलग कैप्सूल में स्टोर करेगा और उसे मंगल ग्रह की सरफेस पर रख देगा। जिसके बाद इसके दूसरे चरण में ESA का एक्सोमार्स रोवर मिशन, जो कि एक लाइट वेट व्हीकल होगा, वह कई महीनों तक मंगल ग्रह के सरफेस पर मार्स 2020 रोवर द्वारा कलेक्ट किए गए सैंपल कैप्सूल्स को इकट्ठा करेगा। जिसके बाद वह सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग सैंपल कैप्सूल्स को चुनेगा। जिसके बाद इसके तीसरे चरण में एक्सोमार्स रोवर इन सैंपल कैप्सूल्स को मार्स सैंपल रिट्राइवल लैंडर तक ले जाएगा। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक लैंडर होगा, जिसमें एक विशेष सॉलिड रॉकेट मोटर मौजूद होगा। एक्सोमार्स रोवर सैंपल से भरे इन कैप्सूल्स को इस लैंडर तक ले जाएगा, जिसके बाद ये लैंडर अपने में मौजूद विशेष रॉकेट की मदद से इन कैप्सूल्स को मंगल ग्रह के ऑर्बिट में करीब 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजेगा। इसके बाद इसके चौथे चरण में ESA का अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद होगा। यह ऑर्बिटर इस सैंपल कैप्सूल को कलेक्ट करेगा और अपने विशेष सोलर इलेक्ट्रिक आयन इंजन की मदद से धरती का बेहद ही लंबा सफर तय करेगा। एक बार धरती के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद यह अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर इस मार्स सॉइल सैंपल से भरे हुए कैप्सूल को एक विशेष कंटेनर में भरकर धरती पर भेजेगा। उम्मीद है कि 2030 तक यह विशेष कंटेनर सैंपल कैप्सूल के साथ धरती पर लैंड कर सकता है और तब जाकर पहली बार धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के सॉइल और रॉक के करीब 500 ग्राम सैंपल का अध्ययन करने का मौका मिलेगा, जिसका अध्ययन कर वैज्ञानिक मंगल ग्रह की सरफेस एटमॉस्फेयर के बारे में काफ़ी अच्छे से जान सकते हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारियों का इस्तेमाल भविष्य में मंगल ग्रह पर प्रस्तावित मानव मशीनों और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने के लिए किया जाएगा। इन सब के बारे में आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।